गुड इवनिंग बच्चों। अपना सुपर पोजिशन ऑफ वेव की सीरीज शुरू थी, उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज अपना 5th क्लास है जिसमें हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स लिए थे डिपेंडिंग अपॉन सुपर पोजिशन एंड स्टेशनरी वेव्स। तो आज उसी को हम आगे लेके जाते हुए अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा क्या, फ्री फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक ओवरटोन क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्या होता है। इसके साथ और एक चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज एंड करेक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एंड करेक्शन। वीडियो कम से कम 30 मिनट का बनने वाला है, तो पेशेंस रखना और अच्छे से सुनना चीजों को, तो समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखे, प्लीज पिछले वाले वीडियो देख के आइए। कुछ बच्चों का कंप्लेंट था ग्रीन बैकग्राउंड को लेके, तो अपने आज थोड़ा सा थीम बदल के अच्छे से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, नया थीम पे ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा अब अपन पढ़ते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज वाइब्रेशन। अब कोई चीज है आपके पास, अगर आप घर पे भी अगर सोफा होता है उसके ऊपर अगर आप ऐसे पंच मारते हो तो वाइब्रेट होता है। स्प्रिंग को अगर आपने प्रेस किया छोड़ दिया वो वाइब्रेट होता है। मतलब जब भी कोई चीज वाइब्रेट होती है तो एक पॉइंट के अबाउट उसकी क्या होती है बेटा, मोशन होती है। क्या होती है? मोशन। मतलब एक प्रकार से ऑसिलेशन बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। बट वाइब्रेशन में मेनली क्या होता है बेटा, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो रिड्यूस होते जाता है। क्या होते जाता है? रिड्यूस होते जाता है। तब उस ऑसिलेशन मतलब डैम्प वाइब्रेशन बोलेंगे अपन उसे। अगर एम्पलीट्यूड सेम रहा तो उसे फ्री ऑसिलेशन बोलेंगे। अब देखिए उसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं अपन, क्या कहना है मुझे समझने की कोशिश करते हैं। चलो, अब वाइब्रेशन यानी क्या? एक प्रकार से वाइब्रेशन होता है बेटा टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होती है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो वाइब्रेशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। समझ में आया? दो चीजें। अब वाइब्रेशन दो तरह के हमें डिस्कस करने, अभी अपने को थ्योरी है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एक वाइब्रेशन होता है भैया फ्री और एक होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक पेंडुलम लिया, समझ लीजिए मैंने इस पेंडुलम को यहां पे लाया, छोड़ दिया और ये दो पोजीशन के बीच ये क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। मैंने इसे क्या किया, एक ही बार यहां लाया, यहां से रिलीज कर दिया। अब उसकी मोशन स्टार्ट हो गई अपने आप। तो सिर्फ मैंने इनिशियली उसको एक मोशन दी, उसके बाद मैंने फोर्स अप्लाई किया क्या? नहीं। मतलब अब उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऐसा ऑसिलेशन जहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, अपने खुद मोशन एक बार दे दी, उसी मोशन के साथ वो कंटिन्यू करते रहेगा, उस वाइब्रेशन को हम बोलेंगे बेटा फ्री वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? फ्री वाइब्रेशन। और फ्री वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी को बेटा अपन बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान में रखिए आप, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? नेचुरल। अब इसी चीज को मैं इस पेंडुलम की जगह पे अगर मैं इसे स्विंग कंसीडर कर लूं, झूला जहां पे कोई बैठा होता है, यहां पे एक बंदा होगा जो इसे क्या करेगा? पुश करेगा। हर बार आएगा फोर्स देते रहेगा, हर बार आएगा फोर्स दे। मतलब यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? इसके एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा है। इसके एक्सटर्नल काय के कारण हो रहा है बेटा? फोर्स के कारण। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? फोर्स वाइब्रेशन। अब फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी नेचुरल से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। जितना कम डिफरेंस इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर ध्यान देना। जितना कम डिफरेंस फ्री और फोर्स मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी के बीच में होगा, उतना ज्यादा फोर्स वाइब्रेशन का क्या रहेगा भैया? एम्पलीट्यूड रहेगा। क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्री वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेम। अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि ये फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई बेटा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अगर बराबर हो गई, तब उसे हम बोलते हैं बेटा क्या? तो रेजोनेंस। क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस बोलते हैं। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं?
रेजोनेंस की कंडीशन बोलेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो फोर्स वाइब्रेशन हुआ उसमें जो फ्रीक्वेंसी बोली वो किसके बराबर हो गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर। ऐसा जब होगा उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन को रेजोनेंस बोलेंगे। क्लियर। तो आपको हमें फिजिक्स में इस चैप्टर में पर्टिकुलरली फ्री और फोर्स वाइब्रेशन की सिर्फ क्या है बेटा, डेफिनेशन है। तो हमने वो कंसेप्ट समझ लिया, सिंपल टेक्स्ट बुक में दो लाइन की डेफिनेशन दी, वो हमें पढ़ लेना है। लेकिन एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है फोर्स वाइब्रेशन का, तो वो मैंने बता दिया। जितनी कम डिफरेंस होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी में, उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। जितना ये डिफरेंस बढ़ेगा उतना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, कम होते जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये पार्ट हो गया अपना किसका, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। अब हम आगे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हमें दो चीजें पढ़नी बेटा। मैंने फ्रीक्वेंसी तो बोल दी, अब ऐसा तो नहीं है कि फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हमेशा उसके बराबर ही रहेंगे, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, बराबर है या नहीं। तो उससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हुई तो उसे क्या बोलेंगे, वो हमें चीज पढ़नी है अभी। चलिए देखते हैं। तो अब दो चीजें आती है बेटा, एक होता है हार्मोनिक और एक होता है बेटा ओवरटोन। क्या होता है, हार्मोनिक और ओवरटोन। न्यूमेरिकल में कैसे ध्यान में रखना वो मैं बताऊंगा। एक चीज को क्या बोलेंगे बेटा, हार्मोनिक बोलेंगे, एक चीज को क्या बोलेंगे, ओवरटोन बोलेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पहले सपोज हमें एक फ्रीक्वेंसी मिल गई, बेसिक फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वाली जो फ्रीक्वेंसी है, बेसिक फ्रीक्वेंसी जो हमें मिली उसे हम बोल देंगे बेटा क्या, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोल दिया है हमने, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर। पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ही हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को दूसरा नाम देंगे, इसे हम बोल देंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देंगे हम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और वी कैन कॉल्ड इट एज फर्स्ट हार्मोनिक। सिर्फ नाम है बेटा, ये कुछ नहीं है। अब सपोज फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो जो इसके बाद वाली जो भी नई फ्रीक्वेंसी मिलेंगी जहां पे अपनी कंडीशंस अचीव होंगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रिलेशन के हिसाब से, सेकंड फ्रीक्वेंसी जो भी हमें मिलेंगी उसे हम बोलेंगे बेटा क्या, सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक। उसके बाद जो मिलेंगी उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन को, उसे हम बोल देंगे थर्ड हार्मोनिक, एंड सो ऑन। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ध्यान देना, ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज आ रही है अदर देन फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के बाद की जो हायर फ्रीक्वेंसीज हमें मिलेंगी बेटा, उसे हम क्या नाम देंगे, ओवरटोन। क्या नाम देंगे, ओवरटोन। मतलब फ्रीक्वेंसीज हायर देन, क्या बोलेंगे बेटा इसे, सॉरी, फ्रीक्वेंसीज और हायर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज हायर देन फर्स्ट हार्मोनिक, हायर देन फर्स्ट हार्मोनिक, इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, ओवरटोन बोलेंगे। मतलब ये सेकंड हार्मोनिक है, बराबर, उसके बाद थर्ड फोर्थ ये सीक्वेंस में आ रहा है, लेकिन इसके बाद की जो हायर फ्रीक्वेंसी है उन्हें हम क्या बोलेंगे, ओवरटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो फिर वो यहाँ पे जो हार्मोनिक है वो यहाँ का फर्स्ट ओवरटोन हो सकता है, यहाँ का थर्ड हार्मोनिक यहाँ का फर्स्ट ओवरटोन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, वो क्या करेगा, डिपेंड। तो हार्मोनिक कैसे चलता है, मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी में चलेगा। कैसा चलेगा बेटा, मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी में जो चलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक। सपोज फॉर एग्जांपल, मैंने ये दोनों को समझने के लिए, n इज अवर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना बराबर, n क्या मिल गया, ये आगे अपने को है अभी इसलिए पहले समझ लेते। n क्या मिल गया बेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद की एक फ्रीक्वेंसी मुझे मिली फर्स्ट, ये है ट्वाइस n। कितना है, ट्वाइस n। तो ये 2 से मल्टीप्लाइड, ये कौन सा हार्मोनिक हो गया बेटा, सेकंड हार्मोनिक हो गया। कौन सा हो गया, सेकंड। पहली फ्रीक्वेंसी बाद में जो फ्रीक्वेंसी मिली उसको 2 से मल्टीपल में मिली, किसने मल्टीपल में मिली, 2 से, तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया अपने लिए, सेकंड। यही अगर n1 क्या मिलता था, 3 टाइम्स भी मिल सकता है। तो ये 3 जितने मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगा जिस नंबर से, वो अपने लिए हार्मोनिक होगा। 2 से मल्टीप्लाई सेकंड हार्मोनिक, 3 से मल्टीप्लाई थर्ड हार्मोनिक। क्लियर। अब ये जो इस फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी हमें फ्रीक्वेंसी पहले नंबर पे मिली है इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बाद की, इसको हम बोलेंगे क्या, ओवरटोन। मतलब यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ पे भी 1 है, ये भी क्या हो गया, फर्स्ट ओवरटोन। भले यहाँ पे 2n दिख रहा है, यहाँ पे 3n दिख रहा है, ये डिपेंड करेगा। मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी को जिस नंबर से हम मल्टीपल में लेके चलते हैं उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हार्मोनिक। क्या कहेंगे, हार्मोनिक कहेंगे। वही
जो ओवरटोन यानी क्या हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी हायर फ्रीक्वेंसीज हमें मिलती रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे, ओवरटोन हम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ओवरटोन। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया बेटा कंसेप्ट ऑफ क्या, हार्मोनिक एंड ओवरटोन। होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। इसका यूज हम आगे करेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम में। किसमें करेंगे बेटा, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़िया। तो अब देखते हैं बेटा हम कि वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम में हमें पढ़ना क्या है। पहले इस कंडीशन को समझ लो, फिर आगे इसका एनालिटिकल पार्ट देखेंगे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। जनरली हमें वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम किस में देखना है, इन पाइप्स। क्या में देखना है बेटा, इन पाइप्स। तो समझ लो, आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक पाइप आपके हाथ में दे दिया मैंने मेटल का, उस पर अपन ने कोई भी चीज अगर हैमर करी तो उसमें क्या होंगी, साउंड वेव पास होती है। क्या पास होती है बेटा, साउंड वेव। तो ये साउंड वेव के कारण उस पाइप में जो वाइब्रेशन आए हैं, तो वो किसका वाइब्रेशन हुआ, अंदर की एयर का वाइब्रेशन। अंदर की एयर का, दो चीजें समझना है बराबर से। सपोज मेरे पास एक पाइप है, एक पाइप है। पाइप दो तरह के यूज करेंगे अपन, एक तो पाइप ओपन एट बोथ एंड यूज करेंगे या फिर क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है, मैं दो वे से करता हूं। मैं इसे अगर किसी हैमर से मारूं, मैंने एक हथौड़ा लिया, इससे इसे मैंने मारा, तो इसमें क्या हो गया, वाइब्रेशन हो गया। इस सॉलिड में वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। इस सॉलिड सरफेस में क्या क्रिएट होता बेटा, वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, जिसके कारण इस सॉलिड से साउंड ट्रांसफर हुआ। इसमें भी वैसे होगा। लेकिन वह अगर मैं हथौड़े की जगह पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लूं, इसे मैं एक पैड पे मारूं पहले अलग से और उसको यहां लाऊं, तो इसमें से जो वाइब्रेशन होगा, इस वाइब्रेशन के कारण जो साउंड वेव वो इसमें पास होंगी बेटा। और ये पास होने वाली साउंड वेव क्या करेगी, इस पाइप के अंदर की एयर को वाइब्रेट करेंगी। पाइप के अंदर की एयर को क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। फिर ये एयर कॉलम मीनिंग क्या, वाइब्रेशन ऑफ, नाम में गलत हो गया, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप पर। तो ये जो पाइप के अंदर का जो एयर का पोर्शन है उसको एक बाउंड्री मिल गई बराबर। इसमें पूरी क्या है, एयर है बराबर। तो ये जो रीजन है जिस पाइप के अंदर जो बाउंडेड एयर है, ये पूरा ये जो बाउंडेड एयर है, इस रीजन को हम बोलते हैं एयर कॉलम। क्या बोलते हैं बच्चा, एयर कॉलम। अब इस एयर कॉलम में मैं अगर कोई साउंड वेव भेज दूं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, तो इस मीडियम में जो भी एयर है वो मेरी साउंड वेव को आगे लेके जा रही है। करेक्ट है? तो जो मीडियम है, एयर जो मीडियम है, जो भी मॉलिक्यूल्स बीच में होंगे वो उनकी पोजीशन क्या होगी, चेंज, क्योंकि उनमें क्या होते गया बेटा, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, मतलब एक वेव ट्रांसफर हो गई। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार अगर हम किसी साउंड के सोर्स को इस पाइप के ओपन एंड पे लाएंगे, कहाँ लाएंगे बेटा, पाइप के ओपन एंड पे लाएंगे, तो ये जो साउंड वेव इसमें पास होंगी, तो ये साउंड वेव का क्या इफेक्ट होगा वो हम पढ़ते हैं क्या में, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम में। अब जब भी कोई साउंड वेव पास होंगी तो कहीं पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, कहीं पे एम्पलीट्यूड कम होगा। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि पाइप के ओपन एंड पे, कौन से एंड पे बेटा, पाइप के ओपन एंड पे हमेशा, पाइप के ओपन एंड पे हमेशा क्या मिलेगा बेटा, एंटी नोड मिलेगा। क्या मिलेगा, एंटी नोड। वही पाइप के क्लोज एंड पे हमेशा क्या मिलेगा, हमें नोड मिलेगा। ये हमें बताया गया। फिर बीच में जिस प्रकार की वेव रहेंगी उस हिसाब से होते रहेगा। जैसे मैं वाइब्रेशन बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी, तो एयर कॉलम के अंदर जो साउंड वेव पास हो रही है उसकी वेवलेंथ कम होती जाएंगी। वेवलेंथ कम होंगी तो नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड क्या हो जाएंगे बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? तो अब इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। दो चीजों का एनालिसिस करना है हमें। एक तो पाइप ओपन एट वन एंड पढ़ना है, वन एंड ओपन यानी वन एंड क्लोज, और दूसरा पढ़ना है पाइप ओपन एट बोथ एंड। ठीक है? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, यही पे एक चीज हमें पढ़नी है और। ठीक है, अगर मैंने ये पाइप लिया है तो इसका जो एंटी नोड है वो एग्जैक्टली पाइप के एंड पे ना बनते हुए बेटा उससे थोड़ा ऊपर बनता है। हमेशा एंटी नोड जो है पाइप के एग्जैक्ट ओपन एंड पे ना बनती हुआ, वहां से थोड़ा आगे बनता है। तो ये जो डिस्टेंस है जहां पे एंटी नोड क्रिएट हुआ, जहां पे कौन क्रिएट हुआ बेटा, एंटी नोड क्रिएट हुआ बराबर। ठीक, अरे क्या हुआ, पेन को देख लेते हैं। चलिए, तो ये एंटी नोड इस जगह से थोड़ा सा हट के कहां पे मिला हमें, यहां पे मिला। यहां पे मिला क्या, एग्जैक्टली नहीं। तो ये जो एडिशनल डिस्टेंस है इसको हम ई से डिनोट कर दें, इसका नाम है बेटा क्या, तो एंड करेक्शन। क्या होता है ये, एंड करेक्शन, जो कि हम लेते 0.3 टाइम्स डी।
0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है भैया, 0.3 टाइम्स डी। तो मतलब एयर कॉलम जो है वो एक्चुअल में, सपोज मैंने बोला पाइप की लेंथ है L, अब दोनों एंड से ओपन है तो यहाँ पे भी एंटीनोड इधर मिलेगा, ये कौन हो जाएगा बेटा अपने लिए, E हो जाएगा। तो ये पाइप की लेंथ है, इधर का E और इधर का E, तो एयर कॉलम की लेंथ क्या हो जाएगी, L प्लस ट्वाइस E। किसके लिए L प्लस ट्वाइस E हुआ, जो पाइप ओपन एट बोथ एंड है। वही अगर पाइप एक एंड पे क्या है बेटा क्लोज, तो एंड करेक्शन एक ही साइड आएगा, मतलब इस केस में लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या बन जाएगा बच्चा, L प्लस E बन जाएगा। क्या बन जाएगा, L प्लस E। L प्लस 2E कब, जब पाइप ओपन एट बोथ एंड है। जब पाइप क्लोज एट वन एंड है तो क्या बनेगा, L इज इक्वल टू L प्लस E। और एंड करेक्शन क्या होता है, वो डिस्टेंस जो एक्चुअल में पाइप के ओपनिंग से आगे जहां एंटीनोड मिलता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चा, एंड करेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। तो ये हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब इसके अपन रिलेशन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के, उनका हार्मोनिक भी निकालेंगे हम, उनका ओवरटोन भी निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों पाइप का एनालिसिस करेंगे। तो पहले अपन लेते हैं पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फिर लेंगे पाइप ओपन एट वन एंड। चलो बढ़िया। वैसे हेडिंग वही रहेगा अपना, क्या, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। चलिए पहला लेते हैं अपन, पहली कंडीशन, पाइप क्लोज्ड या फिर ओपन एट वन एंड। क्लोज्ड सैश ओपन, मतलब एक एंड ओपन है तो दूसरा एंड अपने आप क्या हो जाएगा, क्लोज। चलिए इस पे अपन पढ़ते हैं। पाइप बना दो मैं, अरे बराबर नहीं बना। चलो ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा रूलर वगैरह यूज करके, जम गया तो जम गया, है ना। चलो बढ़िया, है ना। चलिए ठीक है, ऐसे में तीनों कंडीशन बना लेता हूं, फिर तीनों कंडीशन को अपन एक साथ पढ़ लेंगे बेटा, बराबर से ध्यान देना। बस थोड़ा पाइप सीधा आने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया। अब पाइप अपना कैसा है बेटा, क्लोज है वन एंड पे, वन एंड पे पाइप क्या है अपना, क्लोज। चलो देखो यहाँ पे, ये भी एंड क्लोज हो गया, ये भी एंड क्लोज हो गया, ये भी एंड क्या हो गया, क्लोज। चलिए अब इसको हटा देते, क्लियर है। तो पाइप का एक एंड क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। अब ये पहली कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन देखते हैं। तीनों का एनालिसिस एक साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते ऊपर से। चलो चलो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि सभी पाइप की जो लेंथ है अपनी, सभी पाइप की जो लेंथ है वो क्या कर दी मैंने, सेम कर दी। सभी पाइप की लेंथ क्या कर दी बेटा, सेम कर दी है। ठीक है, तो ऐसा समझ के चलो, सभी पाइप्स की लेंथ है अपनी L, स्मॉल l ले लिया। तो पहली केस में हमने जब ट्यूनिंग फॉर्क यहां लाया, क्या लाया बच्चा, ट्यूनिंग फॉर्क, तो इसमें क्या पास होंगी, वेव। तो इसमें ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि हमारा क्या मिला कि एक ही वेव मिली। ठीक है, गलत हो गया, छोटा इरेजर। चलिए ठीक है, तो पहले इसमें क्या हुआ बेटा, हमें क्या मिला, ये वाला एक हमने वेव पास करी तो हमें यहाँ पे नोड मिला और यहाँ पे क्या मिला, एंटी नोड।
अगर मैं एंड करेक्शन ले लूँ तो ये हो जाएगा अपना ई पहली केस में। तो एक एंटी नोड और नोड के बीच अब यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने लिए एल प्लस ई। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि पाइप अगर क्लोज्ड एट वन एंड है तो यल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एल प्लस ई होता है। अब हमें जो भी साउंड वेव यहाँ पे भेजा उसकी क्या होंगी वेलोसिटी होंगी, क्या होंगी वेलोसिटी होंगी। तो अब पहली केस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेरे लिए v इज इक्वल टू पहले केस में फॉर्मूला हो गया n इंटू लैम्बडा। v इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा n इंटू लैम्बडा इस केस में। अब मुझे पता है एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना l, और हमने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितना होता है, किसके बीच, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितना होता है। तो हमने ये ऑलरेडी देखा है, देख लेते हैं फिर भी एक बार। सपोज ये एक वेव बनी, ठीक है, तो ये क्या बना नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। तो ये जो है दो नोड के बीच कितना होता है बेटा लैम्बडा बाय 2। एक नोड और एंटी नोड के बीच क्या होता है लैम्बडा बाय 4 होता है। तो यहाँ पे मेरे लिए रिलेशन क्या हो जाएगा लैम्बडा बाय 4 यानी क्या हो जाएगा एल। तो यहाँ पे पहले केस में एल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा लैम्बडा बाय 4। तो इस पे से मुझे अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी, एन इज इक्वल टू क्या होगा वी बाय लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा क्या बन जाता है 4 टाइम्स एल। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया वी बाय 4 एल। वी बाय क्या हो गया बेटा 4 एल। क्लियर। तो ये जो पहली फ्रीक्वेंसी है अपनी, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये पहली केस हो गई बेटा, समझ में आ गया सबको। क्या फॉर्मूला था अपने पास वी इज इक्वल टू एल लैम्बडा। तो वी एल किसके बराबर है ये एल, ये एक एंटी नोड है और एक नोड है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 4। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4 एल हुआ। तो वी बाय क्या बन गया 4 एल। तो यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 4 एल एन। तो ये फर्स्ट केस होगी। अब दूसरी केस में क्या किया मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के कारण ये जो वेव है ये ऐसे पास हुई। चलो तो अब यहां पे कौन है बेटा अपने पास नोड, बीच में एंटी नोड, फिर से नोड, फिर से कौन है एंटी नोड, वहीं पे मिला एंड करेक्शन के साथ। ये हम जनरल कंसीडर करते हुए चलते। अब सेकंड केस में अब हमने क्या बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जो लेंथ है इसको अपन नाम दे देते सपोज L1। क्या नाम दे दे, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो गई। अब लैम्बडा वेवलेंथ रही क्या, नहीं, इससे बदल गई, वेवलेंथ कम हो गई। तो अब मैं इसे बोल देता हूँ v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1। तो n1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा v बाय लैम्बडा 1। अब हम ऐसा ही लिख लेते हैं, फिर तीस तरीके से यहाँ लिखेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या हो गया n1 लैम्बडा 1। अब हम गिनते हैं एक नोड एंटी नोड के बीच कितना था बेटा लैम्बडा बाय 4। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 बार आए, ये गिनना है हमें 1 2 3। तो यहाँ पे L जो है L क्या हो गया 3 टाइम्स लैम्बडा 1 बाय 4 हो गया। कितने टाइम्स हो गया बेटा 3 टाइम्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 4L बाय 3। अगर मैं इसे यहां पुट कर देता हूं तो n1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 ऊपर चला जाएगा 3 टाइम्स v बाय 4L। अब v बाय 4L अपने लिए कौन था बेटा ऑलरेडी n। तो n1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 टाइम्स n आ गया। समझ गए क्या आ गया n1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n। अब ये जो आया ये पहले फ्रीक्वेंसी और ये कितने टाइम्स है बेटा 3 टाइम्स है। तो ये कौन सा हार्मोनिक बना अपने लिए थर्ड हार्मोनिक। मैंने पहले बताया था मल्टीपल में जो जाएंगे वो हार्मोनिक। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के बाद की हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये पहली है। तो ये कौन बना अपने लिए फर्स्ट ओवरटोन। कौन बना बच्चा फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर हो गया। तो ये था पाइप क्लोज्ड एट वन एंड की 2। अब तीसरे में मैं क्या कर दूंगा फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दूंगा। अब यहां पे ऐसा हुआ एक ही बार, ये ऐसा आएगा। चलिए अब फिर से यहाँ को नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी। अब कितनी बार आया 1 2 3 4 5। अब थर्ड केस में मैं फिर से यही रिलेशन लिखूंगा v इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा v बाय लैम्बडा 2। अब यहाँ पे लेंथ किसके बराबर हो गई 5 टाइम्स। मतलब यल इज इक्वल टू क्या हो गया 5 टाइम्स लैम्बडा 2 बाय 4। तो लैम्बडा 2 क्या बन गया अपने लिए 4 टाइम्स L बाय 5। तो ये इसमें पुट करेंगे तो n2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 टाइम्स
लैम्बडा 2/4, सॉरी गलत लिख लिया, मिटा देता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। हाँ तो n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाय लैम्बडा की जगह ये पुट करेंगे, क्या होगा अपने पास 4l/5, तो 5 ऊपर जाएगा, 5 टाइम्स v/4l, मतलब n2 इज इक्वल टू कितने टाइम्स आ गया बेटा, 5 टाइम्स आ गया। कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स, मतलब ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, अभी 5 से मल्टीपल है तो 5th हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक बना बच्चा, 5th हार्मोनिक। और कौन सी नंबर की फ्रीक्वेंसी है ये, सेकंड, तो ये कौन सा ओवरटोन हो गया, सेकंड ओवरटोन। क्लियर, तो ये हो गई पाइप। कौन सा पाइप, जिसका एक एंड क्या है, क्लोज। जब भी क्लोज एंड होगा तो उस क्लोज एंड पे हमेशा कौन मिलेगा बेटा, नोड मिलेगा। कौन मिलेगा, नोड मिलेगा। तो ये हो गई कंडीशन फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड और ओपन एट वन एंड। ठीक है, क्लियर। तो पहले इसमें हमने कम फ्रीक्वेंसी ली, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या फिर फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। हमें इस पे ध्यान देना बेटा, यल क्या होता है। अगर आपने यल बराबर कंसीडर कर लिया, आपको कोई भी केस सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएंगी। यल बराबर से समझना है। तो यल कैसे गिनना है, नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस गिन लो, बस सिंपल सी बात है। एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, λ/4। बस वो जितने बार आएंगे उतनी बार मल्टीपल करेंगे। इसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, इसके बाद आगे आएगा। तो इसको हम इन जनरल कैसा लिख सकते हैं, मैं यहां लिखता हूं। किसकी केस, पाइप ओपन एट वन एंड की कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं इन जनरल, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो n1 क्या आया अपना, देखिए n1 कितने टाइम्स आया बेटा, 3 टाइम्स n आया। n2 क्या आया, 5 टाइम्स n आया। तो इससे 2 से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 2 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं np इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2p + 1 इंटू n। तो देखिए p इज इक्वल टू, जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ये 2 इंटू 1 2 होगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। जब मैं 2 पुट करूंगा 2 इंटू 2 4 + 1 हो जाएगा। और ये p कौन है अपने लिए, ओवरटोन। तो pth ओवरटोन के लिए क्या फॉर्मूला बन गया अपना, np इज इक्वल टू 2p + 1 इंटू n। लेकिन ये कौन सी केस में, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। क्लियर। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे किसके लिए बेटा, पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए। किसके लिए, पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए। चलो देखते हैं फटाफट। अब अपना पाइप क्या है, क्या बोलेंगे हम, अब आप लोग खुद बताओगे फटाफट। पाइप ओपन एट बोथ एंड, मैं अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा। चलिए देखते हैं। अब फिर से रूलर ले लेते फटाफट। चलो बेटा सीधी हो जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है चलेगा। अब इसमें फिर से वही कलर ले लेते हैं। ठीक है चलेगा। सबको सब समझ में आ रहा है बेटा। अब कुछ बच्चे वीडियो देख भी रहे होंगे, कुछ लोग दूसरे हैं बहुत सारे चैनल जिनका भी देख रहे होंगे, तो अच्छी बात है। जो भी देखो, जो आपको समझ में आए, जो अच्छा लगे उसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्टीमेट एम क्या है अपना, अपने को पढ़ाई होनी चाहिए और अपने को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तब जाके मज़ा है, नहीं तो कोई मज़ा नहीं है। चलिए ठीक है। अब अरे ये तो चाहिए ही नहीं था अपने को, क्योंकि पाइप ओपन एट बोथ एंड पढ़ रहे हैं अपन। चलो अब पाइप कैसा बेटा, ओपन एट बोथ एंड है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें भी अपन ट्यूनिंग फॉर्क लाएंगे। तो इसमें पहली केस में हम ऐसा बोलेंगे बेटा कि दोनों एंड पे क्या मिला हमें, एंटीनोड। दोनों एंड पे क्या मिला, एंटीनोड। अच्छा नहीं दिख रहा है यार, मजा नहीं आया, मिटाई डालते हैं। चलो खुद से बनाते हैं। चलो बढ़िया। अब लेते हैं वाइट। चलो तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि पहले इसमें क्या मिल गया हमें, दोनों एंड पे क्या मिल गया भैया, तो एंटीनोड। मतलब इधर भी एंटीनोड है, इधर भी क्या है, एंटीनोड है। सेकंड केस में हम ऐसा बोलेंगे, हमने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब घूम के आया फ्रीक्वेंसी थोड़े। नेक्स्ट इसमें हमने और बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी, ऐसा हो गया।
चलिए अब फटाफट देखते हैं, यहाँ पे भी एंड पे क्या है, एंटी नोड, सेम ऐसा इधर भी, बीच में क्या मिलते गया भैया, तो नोड मिलते गया, ये यहाँ पे नोड हुआ, यहाँ पे नोड हुआ, यहाँ पे नोड हुआ, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है, नोड है, बस यही हमें गिनना है। अब हर जगह अपना यल क्या होगा, अब मैं बोलता हूँ कि इस साइड भी अपना एंड करेक्शन है ई, इस साइड भी अपना क्या है, एंड करेक्शन है, तो यल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एल प्लस टू, ये हमें ऑलरेडी पता है। मैं एल प्लस टू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया ना, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि कैपिटल यल क्या है बेटा, यल प्लस ई था वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा यल प्लस टू ई, तो इक्वेशन फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि हम पहले से बता के रख रहे यल क्या है, तो एंड करेक्शन दिया हो तो ही यूज करना है, अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ देखो एक एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, तो कितनी बार है, 2 बार, तो एक एंटी नोड और नोड के बीच कितना, λ/4, तो अब यहाँ पे यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस λ/4, तो पहली कंडीशन जैसा उधर पढ़ा सेम वैसा इधर पढ़ेंगे, पहली केस, तो v इज इक्वल टू क्या है बच्चा अपने पास, n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, v/λ। अब यहाँ पे यल इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स λ/4, मतलब क्या बचेगा, λ/2, तो यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2l हो गया, तो यहाँ पुट करेंगे, तो n इज इक्वल टू क्या बन गया, v/2l, तो ये हो गई इसकी पहली फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2l, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर। अब सेकंड केस में क्या होगा देखते हैं, अभी फॉर्मूला तो वही रहेगा, v इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे n1 λ1, तो n1 इज इक्वल टू क्या होगा, v/λ1। अब λ1 देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे यल इज इक्वल टू क्या बना, 4 टाइम्स λ1/4, तो 4 4 गेट कैंसिल, तो λ1 इज इक्वल टू क्या हो गया, l, तो n1 इज इक्वल टू क्या बन गया, v/l बन गया बेटा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू v/2l, मतलब कितने टाइम्स आया बे, 2 टाइम्स, तो n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो गया, तो 2 यानी कौन सा हार्मोनिक हो गया, सेकंड हार्मोनिक। ये तो पहला ही है ना, पहले फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया अपना फर्स्ट ओवरटोन। तो हमेशा ध्यान में रखो, यहाँ जो नंबर आता है ना वो होता है ओवरटोन, और इक्वल टू में जो आता है वो होता है हार्मोनिक। थर्ड केस में देख लेते हैं फिर से, v इज इक्वल टू अब क्या बोलेंगे अपन, n2 λ2, तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, v/λ2। अब λ2 के लिए यल की कंडीशन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, थोड़ा इधर ले लेते हैं, अब इरेजर आबे, चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यल इज इक्वल टू 6 टाइम λ2/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 λ2/2, पुट कर देंगे, λ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l/3, तो n2 इज इक्वल टू ये 3 टाइम्स आ जाएगा, पुट करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3 टाइम्स, मतलब ये कौन सा हार्मोनिक आया बे, थर्ड हार्मोनिक, और ये कौन सा ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन। तो अब फर्क देखो, जब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड था तो फर्स्ट के बाद कौन सा आया था, थर्ड देन फिफ्थ, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट का सेकंड थर्ड कंटिन्यू में आ रहे हार्मोनिक। तो इसको इन जनरल अगर मुझे लिखना है तो इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूँ, np इज इक्वल टू, मतलब 1 के बाद 2 आ रहा है तो मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, p + 1 × n, मतलब 1 पुट किया 1 + 1 2 आ जाएगा, p की वैल्यू 1 से स्टार्ट होंगी, 1 पुट किया 1 + 1 2 हो गया, 2 पुट किया 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये हो गया बेटा अपनी कंडीशंस किसकी, पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो फॉर्मूला क्या आया था, पहले v/4l था तो यहाँ पे v/2l आया, वहां पे v बना था अपना 4ln, यहाँ पे v बना अपना 2ln। क्लियर। अब इसी पे से हम एंड करेक्शन का इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एंड करेक्शन का इक्वेशन कैसे बनेगा, फॉर पाइप पहले ले लेते हैं अपन क्लोज्ड एट बोथ एंड, वन एंड। तो क्लोज्ड एट वन एंड के लिए v क्या आया था बेटा अपना 4ln, ठीक है, तो L1 N1 4L2 N2 बोल देते हैं। अब यल यानी क्या था, क्लोज के केस में
एल प्लस ई, है ना, एल प्लस ई इंटू N2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4L हो जाएगा, 4L N1 होगा प्लस 4N1 इंटू ई हो जाएगा, इधर भी आएगा 4L N2 आएगा प्लस 4E N2 आ जाएगा। ये उधर लेके जाती है या फिर उसे इधर लाती, इसे इधर ला लेंगे, कोई भी एक साइड लेना पड़ेगा तो E कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4E कॉमन निकलेगा, तो इधर कौन बचेगा N1 माइनस N2, इधर से 4L कॉमन निकल जाएगा, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1, तो ये 4 कैंसल, तो E इज इक्वल टू क्या बना L इंटू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय N1 माइनस N2। ये किसके हिसाब से एंड करेक्शन का रिलेशन आया, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। वही अगर पाइप ओपन एट बोथ एंड लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चा अपन, पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो अभी हमने रिलेशन देखा, तो V इज इक्वल टू क्या आया था ट्वाइस LN, तो N1 लगा दो, आप 2 ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, L1 यानी क्या होगा L प्लस 2E, इधर भी L प्लस 2E इंटू N2। अब N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा N1 L1 2E N1 इज इक्वल टू इधर आएगा N2 L प्लस 2E N2, ये इधर लाया तो 2E कॉमन, N1 माइनस N2 ये उधर चला जाएगा, तो ये L तो कॉमन निकल जाएगा, N2 माइनस N1 L कॉमन, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा N2 माइनस N1, क्या है बेटा N2 माइनस N1 इंटू L अपॉन 2 टाइम्स N1 माइनस N2। अगर सेम पाइप है, अगर कैसा पाइप है सेम पाइप, तो इसका एंड करेक्शन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का एंड करेक्शन इसके मुकाबले क्या हो जाएगा 2 से कम हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बेटा, क्योंकि वहां पे 2 ज्यादा आया। तो ये हुआ एंड करेक्शन का रिलेशन, किस पे से, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए या फिर पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते फटाफट। चलिए, आज का अपना 5th क्लास था जिसमें हम पढ़ रहे थे वाइब्रेशन क्या है, हार्मोनिक ओवरटोन क्या है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्या है। तो हमने फिर पहले क्या देखा बेटा कि वाइब्रेशन क्या होता है, उसमें 2 तरह के वाइब्रेशन है, एक है फ्री एक है फोर्स, तो उसको हमने समझने की कोशिश करी और उसमें हमने ये भी देखा कि व्हाट इज रेजोनेंस। देन हमने हार्मोनिक क्या होता है और ओवरटोन क्या होता है उसे पढ़ा। जो फ्रीक्वेंसीज आती रहती है तो सबसे पहले हार्मोनिक को, पहली फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसीज को हम जितने टाइम से बढ़ेंगी वो नंबर से हार्मोनिक का नाम देते हैं। और हाइयर फ्रीक्वेंसीज को दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं ओवरटोन, मतलब पहला हार्मोनिक छोड़ के जो भी बाकी के हार्मोनिक्स है ये सब काय के अंदर जाते हैं, ओवरटोन्स, ठीक है। तो इनके इक्वेशन कैसे बनते हैं वो हमने देखा। फिर किसके लिए देखा हमने, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप। तो वाइब्रेशन एयर कॉलम क्या होता है वो पहले हमने समझा, उसमें वाइब्रेशन क्यों आ सकता है उसे हमने समझने की कोशिश करी, नोड एंटी नोड कहाँ मिलते हैं उसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने डिराइव किया किसके लिए, पहले वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम किस में लिया हमने, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, बराबर। तो उसकी फ्रीक्वेंसी का जनरल रिलेशन आया अपना V इज इक्वल टू N इज इक्वल टू V/4L आया, तो जिसपे से हमने V क्या मिला 4LN मिला, ठीक है, चलेगा। फिर उसकी हार्मोनिक और ओवरटोन कैसे है, फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद कौन सा आया, फिर मतलब इसमें ऑड हार्मोनिक मिलते हैं। कौन से हार्मोनिक मिलते हैं, ऑड हार्मोनिक, ये हमें यहाँ से पता चला। और हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें रिलेशन मिल गया NP इज इक्वल टू 2P + 1 × N, ओके। ऐसे ही हमने देखा बेटा किसका, तो पाइप ओपन एट बोथ एंड की कंडीशन को समझने की कोशिश करी। तो N इज इक्वल टू आया V/2L और V इज इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस LN। यहाँ पे हमें कौन से हार्मोनिक मिले, सीधे सीधे सीक्वेंस में, पहला दूसरा तीसरा, ओवरटोन वैसे के वैसे। कैसे निकालना है वो मैंने कंडीशन बता दी, नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस देख लो और कितनी बार आ रहा है वो गिनो, पुट करो आपको मिल जाएगा। चलो फिर एंड करेक्शन का रिलेशन। तो ये हो गया बेटा आज का अपना क्लास। नेक्स्ट इसमें हम इसी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब जैसे हमने वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम पढ़ा वैसे ही हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की भी कंडीशन पहले पढ़ लेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स कर। न्यूमेरिकल बहुत आसान है बेटा, पाइप के भी और स्ट्रिंग के भी। फिर बचता है बीट्स का पार्ट, तो मतलब आगे और 2-3 क्लासेज चलेगा।
सबको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियरिटी और इसके रिगार्डिंग कुछ भी कंसर्न रहता है तो मुझे बताइए, और अच्छे से वीडियो देखिए, फॉलो कीजिए और पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। कोशिश क्या है, अभी तो करना ही है बेटा, 21 फरवरी से एग्जाम है, अपने पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। जेई और नीट की सीरीज अपनी जल्द ही आने वाली है। पहला लेक्चर उसमें सिलेबस का डिस्कशन होगा, उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज चलेगी जेई और नीट, जेई मेंस और नीट के लिए बेटा, फिजिक्स की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और व्यूज़ को जितना बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिन्हें भी समझ में आ रहा है वो लोग। प्लीज़, थैंक यू।